अभी तक हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान के प्रारूप के चरण हम लोग पढ़ रहे हैं। इस प्रारूप के चरण में हम लोगों ने पहला देखा समस्या, दूसरा हम लोगों ने देखा समस्या का सीमांकन। अब नेक्स्ट तीसरे स्तर पर हम लोग आ रहे हैं कि कारणों का विश्लेषण। कौन सा कारण? समस्या। प्रत्येक जो भी समस्या आपकी होती है उस समस्या का कोई ना कोई कारण, तो कारण का जब हम विश्लेषण करेंगे तब हम उसका क्या करेंगे? समाधान करेंगे, और समाधान करने से हमारी समस्या क्या होगी? हल होगी। तो जो भी ये क्रियात्मक अनुसंधान हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो अपनी व्यक्तिगत समस्या है उस व्यक्तिगत समस्या का हम व्यक्तिगत रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं। तो समाधान करने के अंतर्गत जब हम कारणों का विश्लेषण करेंगे तो पहला चीज हम लोग ये देखेंगे, जैसे समस्या हम लोगों ने लिया, समस्या हमारी क्या है? शोर की समस्या। हमारी क्या है? शोर की समस्या। लेकिन शोर की समस्या का जब हम लोगों ने सीमांकन किया तो जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हम किसी विशेष पर्टिकुलर प्लेस का नाम देंगे, पर्टिकुलर कक्षा का नाम देंगे, पर्टिकुलर हम विषय का नाम देंगे। लेकिन यह हर में नहीं लागू होता है, यह शिक्षण से संबंधित समस्या के क्षेत्र में लागू होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, समस्या के 4 क्षेत्र हैं। तो 4 क्षेत्र में इस क्षेत्र के अंतर्गत ये है। अब जैसे कि मान लीजिए कि शोर की समस्या है, तो कोई भी कक्षा के अंतर्गत यदि शोर हो रहा है तो शोर की समस्या का कोई न कोई तो कारण होगा। तो कारण क्या हो सकता है? व्हाट इट मे बी, क्या क्या कारण हो सकता है? तो पहला कारण हम क्या करेंगे? खोजेंगे। तो जैसे कहने का मतलब कि किसी भी विषय वस्तु के लिए जब हम खोज रहे हैं कि क्या समस्या हो सकती है, कौन सा कारण हो सकता है, तो किसी कक्षा के अंतर्गत अगर मान लीजिए कि शोर हो रहा है तो उसका सबसे पहला कारण क्या हो सकता है? पहला कारण सामान्य रूप में अगर आप लोग देखेंगे कि जैसे किसी कक्षा के अंतर्गत यदि कक्षा के अंतर्गत छात्रों की संख्या अगर लिमिटेड या सीमित हो तो वहां पर शोर हो सकता है, या एक्सेस हो तो शोर हो सकता है। तो आप लोग स्वयं पाएंगे कि अगर किसी कक्षा के अंतर्गत अगर एक्सेस अगर बच्चे हैं तो वहां पर शोर की समस्या हो सकती है। तो पहला चीज हम लोगों ने क्या पाया कि किसी कक्षा के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक बच्चों का होना, अर्थात पहला कारण क्या है? छात्र संख्या का अधिक होना, छात्र संख्या का अधिक होना, ये पहली चीज आ गई। अब मान लीजिए कि छात्र संख्या का अधिक होना ये कारण हम लोगों ने ले लिया, लेकिन दूसरी चीज हमको ये चीज होनी है, कैसे आपको पता कि ये जो छात्र संख्या अधिक है इसी के कारण शोर हो रही है? तो हम स्वयं देखते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने एज्यूम किया, हम लोगों ने माना कि किसी कक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की संख्या कम होती है तो वहां बच्चे शांतिपूर्वक अध्ययन करते हैं, लेकिन अगर संख्या ज्यादा हो रही है तो नहीं है। तो एविडेंस क्या है कि कैसे हमको मालूम है कि छात्र की संख्या अधिक है? जैसे कि एक बेंच पर आवश्यकता से अधिक बच्चे बैठे हैं या कक्षा के अंतर्गत बच्चे खड़े हैं, तो इन सब के माध्यम से हम ये एविडेंस दे सकते हैं कि इस कक्षा के अंतर्गत बच्चे ज्यादा संख्या में हैं। तो जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या पाया कि बेंचों पर अधिक संख्या में छात्र का बैठा होना, तो जब किसी भी बेंच पर जब आवश्यकता से अधिक अगर छात्र बैठेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पर क्या होगा कि शोर की समस्या आ सकती है। दूसरी चीज क्या है कि शोर की समस्या क्यों हो सकती है? मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने एक चीज खोजा कि शोर की समस्या इस कारण हो सकती है। दूसरी शोर की समस्या का कारण क्या हो सकता है कि किसी कक्षा के अंतर्गत शोर क्यों हो रहा है? तो शोर क्यों हो रहा है? हो सकता है कि कक्षा के अंतर्गत बच्चों के पास पुस्तक न हो, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो पुस्तक न हो, तो ये भी इसके कारण जब पुस्तक नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे? ऑटोमेटिक उनको कोई चीज समझ में नहीं आएगा, वो चीज अपना बच्चे शोर करेंगे। तो
तो दूसरी चीज क्या हो सकती है, छात्रों के पास पुस्तक का न होना। अब पुस्तक है कि नहीं, एविडेंस कैसे हमको मिलेगा, एविडेंस हमको ये से मिलेगा कि बच्चों के बैग को चेक करने पर। कैसे हमको मिलेगा एविडेंस, बच्चों के बैग को चेक करने पर, बच्चों के बैग को चेक करने पर। ये चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है, क्या और भी कारण हो सकते हैं कक्षा में शोर के, तो कक्षा में शोर के और भी कारण हो सकते हैं कि जो छात्र हैं उन छात्रों के बौद्धिक स्तर के ऊपर पढ़ाया जाना, बौद्धिक स्तर के ऊपर पढ़ाया जाना, छात्रों के बौद्धिक स्तर अनुकूल शिक्षण का न होना। ठीक, अगर बौद्धिक स्तर के अनुकूल अगर बच्चों को अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, कक्षा में जब उनको समझ में नहीं आएगा तो स्वाभाविक रूप से वो कक्षा के अंतर्गत शोर करेंगे। ये कैसे हमको मालूम हुआ कि बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल नहीं मतलब कि पढ़ाया जा रहा है, प्रश्न पूछने पर। कैसे, प्रश्न पूछने पर, प्रश्न पूछने पर, प्रश्न पूछने पर हमें ये चीज का पता चला। अब नेक्स्ट, जैसे कहने का मतलब ये तीन चीज तो हो गया, तो कम से कम हम जब भी कोई कारण लेंगे तो मिनिमम कम से कम हम 4 या 5 कारण हमको लेना होता है मिनिमम। तो 4 या 5 कारण जो हम लोग लेंगे, तो 3 हम लोग ले लिए, और क्या कारण हो सकता है, तो चौथा कारण हम लोग खोजें कि कक्षा के अंतर्गत शोर और कैसे हो सकता है, कि जैसे अगर कक्षा के अंतर्गत अगर जैसे कि बिजली की व्यवस्था नहीं है या खिड़कियों की व्यवस्था नहीं है, तो इससे क्या होगा, गर्म या सर्द, ये मौसम का भी प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ सकता है। ठीक, तो ये भी एक समस्या आ सकती है। तो यहां पर क्या है, कक्षा में पर्याप्त मात्रा में पंखा या खिड़की आदि का न होना। ठीक, कक्षा में पर्याप्त मात्रा में पंखा या खिड़की आदि का न होना। ये कैसे हमको मालूम हुआ, हम क्या करेंगे, कक्षा का अवलोकन करने पर, कक्षा का अवलोकन करने पर। अगली चीज क्या होती है, ये चीज हमको तो ये सामान्य रूप में 4 हम खोज लिए, लेकिन कम से कम इतने भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा कारण भी हमारे सामने आ सकता है जिस कारण का समाधान हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर भी हो सकता है। ये भी कारण हमारे अंतर्गत आ सकता है। तो कारण अंतर्गत क्या आ सकता है कि कोई ऐसा कारण भी आपके सामने आ रहा है, जैसे कि यहां पर हम लोग एक कारण ले रहे हैं, जैसे शोर की समस्या। तो पूर्व की कक्षाओं में यदि बच्चों को बेसिक ज्ञान का न होना, मतलब विषय वस्तु के बेसिक ज्ञान का न होना, तो यहां पर क्या है, पूर्व की कक्षाओं के में बच्चों को मूलभूत ज्ञान न प्रदान किया जाना।
किया जाना। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर बच्चे सामान्य रूप में, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हिंदी, अगर कहने का मतलब बच्चों को जैसे मान लीजिए कि हम पद्य पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मालूम ही नहीं कि रस क्या होता है, मालूम ही नहीं है कि अलंकार क्या होता है, मालूम ही नहीं है सोरठा क्या होता है, मालूम ही नहीं है कि समास क्या है, मुहावरा क्या है, कहाँ पे कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे हम मतलब कि किसी के अंतर्गत पंचुएशन हम कैसे करते हैं, तो इन सब चीजों का अगर उसे ज्ञान नहीं है तो इस चीज के विषय में ये समस्या मतलब कि शोर का कारण बन सकती है। इसका एविडेंस क्या होगा? पूर्व की कक्षाओं में बच्चों का पूर्व ज्ञान का जांच करने पर अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने 5 मतलब की कारण खोजे, 5 कारण के हम लोगों ने एविडेंस ले लिए, लेकिन 5 कारण में ये जो कारण संख्या 5 है, क्या इस 5वीं कारण संख्या का समाधान हमारे द्वारा संभव है? हमारे द्वारा अर्थात अनुसंधानकर्ता के द्वारा, अर्थात किसके द्वारा? अनुसंधानकर्ता के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा। तो ये अनुसंधानकर्ता के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे? इसके लिए नेक्स्ट हमको ये करना होगा कि हम क्या करेंगे, ये जब पूरा कॉलम हम बना लेंगे, कॉलम बनाने के बाद फिर कॉलम के बाहर हमको एक नई चीज लिखनी होगी। वो नई चीज हमको ये लिखना होगा कि कारण संख्या 5 का समाधान अनुसंधानकर्ता के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अर्थात क्या लिखेंगे? विशेष बातें। क्या लिखेंगे? विशेष बातें। विशेष बातें। ये विशेष बातें में हम लिखेंगे कि कारण संख्या 5 अनुसंधानकर्ता के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो अर्थात हम जब भी आगे की स्टेप में लेके चलेंगे तो केवल 4 कारण पर ही विचार करेंगे। उसी 4 कारण के आधार पे अपनी समस्या का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। 5वां हम ये निकाल देंगे। लेकिन यहां पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो कारण संख्या 5, ये कोई दूसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। अर्थात कोई एक ऐसा कारण, ये जरूरी नहीं कि हमको 5वें नंबर पर ही ये लिखना है। हम पहले पर भी लिख सकते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, किसी नंबर पर लिख सकते हैं। लेकिन जिस नंबर पर लिखेंगे, जो कारण हमको देखने या समझने में ऐसा लगेगा कि इसका समाधान हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तब हम क्या करेंगे? उसे अपने अनुसंधान के नेक्स्ट स्टेप से हम उसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी हम इसके अंतर्गत विश्लेषण में हमको देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कारण का विश्लेषण में, कि जो भी चीज होगी उस कारण का हम कारण खोजेंगे, उस कारण के सपोर्ट में हम एविडेंस या साक्ष्यां लेंगे। साक्ष्यां लेने के बाद उसमें से हम ये देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा कारण है जो, क्या वह कारण हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। अगर नहीं है तो हम सबको वहां पर लेकर चलेंगे। लेकिन कम से कम मिनिमम 4 कारण को लेकर आगे चलना अच्छा होता है। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, तो ये हुआ आपका 3rd स्टेप की कारणों का विश्लेषण। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे कि कारणों के विश्लेषण के बाद क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। ये नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा।